जी बच्चों, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम किस तरीके से जो कॉस्ट शीट है वो बनाते हैं और किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेशन करते हैं। जिसमें हमने ये सीखा कि पैसेंजर किलोमीटर किस तरीके से निकालते हैं, राइट। और उसमें डिफरेंट केसेस हमने देखे थे। अब उसी में ही मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है, 2-3 वो डिस्कस करने हैं और उसके बाद फिर इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा मॉड्यूल का, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोलता है, यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर कि एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 5 टन की। ओके जी। तो अब की बार हम पैसेंजर को कैरी नहीं करेंगे, अब की बार हम लोड को कैरी कर रहे हैं। तो जैसे हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे, अब की बार इसमें हमें टन्स किलोमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे हम, टन्स किलोमीटर। तो टन्स किलोमीटर कैसे होगा सर, इसका ये होगा पहले लोड कितना है ना, टन्स कितने हैं वो देखने पड़ेंगे, इनटू डिस्टेंस, इसको कितना कैरी किया हमने एक साइड का, फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा आना और जाना, फिर वही नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स, एक दिन में कितनी ट्रिप लगती है इन ए डे, फिर महीने में कितनी बार ऐसा होता है, डेज इन ए मंथ, राइट। और फिर इसके अलावा ये आ गया, ये आपका आ जाएगा पूरे क्या नाम है कि महीने का। अगर पूरे साल का निकालना हो तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, इस तरीके से करना पड़ेगा। बट जो नंबर ऑफ पैसेंजर होता था उसके बदले क्या आ जाएगा आपका लोड टन। तो पैसेंजर किलोमीटर के बदले इस बार हम क्या निकालेंगे, किलोमीटर निकालेंगे। तो जो ट्रक की कॉस्ट है वो ₹90,000 है, लाइफ इसकी 10 साल की है। डीजल ऑयल ग्रीस पे 15 रुपये एक ट्रिप का खर्चा आता है, मतलब एक साइड जाने पे खर्चा आएगा 15 रुपये का। रिपेयर्स मेंटेनेंस 500 रुपये पर मंथ है, ड्राइवर की वेजेस 500 पर मंथ है। उसके बाद एक हेल्पर है बेटा, क्लीनर है, उसकी वेजी 250 रुपये पर मंथ है। इंश्योरेंस पूरे साल का दे रखा है 4800 का, ये पर ईयर का है। अगर मंथली निकालना हो तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। टैक्सेस बेटा आपके 2400 रुपये हैं, पूरे साल के हैं। जनरल सुपरविजन चार्जेस आपके 4800 पर ईयर है। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम सिटी। ट्रक क्या करता है, शहर से गुड्स लाता है और शहर से बाहर गुड्स लेके जाता है, मतलब आना जाना हो रहा है और इसका मतलब राउंड ट्रिप लग रही है। ठीक है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर का है। ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्राइट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। इसका मतलब सर, जब गाड़ी शहर से बाहर जाती है तो 100% कैपेसिटी के साथ जाती है, मतलब पूरी कैपेसिटी भर के जाती है। लेकिन जब वापस आता है बेटा तो केवल 20% कैपेसिटी ही इसकी यूटिलाइज होती है। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी है वो आउटवर्ड जर्नी में 100% है और इनवर्ड जर्नी में 20% है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गाड़ी महीने में 25 दिन चलती है ना, गाड़ी महीने में 25 दिन चलती है। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है। आपको ये पता लगाना है कि भाई एक टन को 1 किलोमीटर कैरी करने पे कितना खर्चा आता है। और रेट फॉर टन पर ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्राइट इज टू बी अर्न। जो भी हमारे पास फ्राइट आएगा, मतलब हमारे पास जो भी भाड़ा आएगा उस पर हमें 50% का प्रॉफिट कमाना है। तो इस हिसाब से हमें कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसमें हम टन्स किलोमीटर लगाएंगे। तो फॉर्मूला वही है जो मैंने ऊपर लिखा। किस तरीके से निकाला जाएगा, लोड कितना है सर, लोड हमारे पास जो है वो 50, लोड जो है सर वो 5 टन का है। तो 5 टन का आपका यहाँ पर लोड आ गया। ठीक है सर। डिस्टेंस कितना है बेटा एक साइड का, 50 किलोमीटर का है। आना जाना है तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर और आउट ट्रिप्स इन ए डे अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखी हो तो सर आप क्या मानोगे कि एक है, केवल एक बार आना जाना होता है एक दिन में। और महीने में कितने दिन होता है बेटा, 25 दिन। और आपको ये एक महीने का ही निकालना है, आपको एक महीने का निकालना है। बाकी इसमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट लगाना पड़ेगा। 5 टन की बेटा हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन 5 टन पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी जो है वो भर्ती नहीं है। आउटवर्ड जर्नी में 100% बोला गया है और इनवर्ड जर्नी में 20% बोला गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्यूपेंसी रेट लगाएंगे। ऑक्यूपेंसी रेट हमारा जो एवरेज बेसिस पे होगा वो 100 प्लस 20% बाई 2 होगा।
ठीक है सर। 100 प्लस 20% बाई 2, क्योंकि आउटपुट पे 100 है, वापस आते वक्त कितना है 20% है, तो ये हो जाएगा 50%। इसको इंटू कर लेते हैं अभी, 50 इंटू 2 ये हो गया आपका 100, 100 इंटू 5 500, 500 इंटू 25, तो ये 500 इंटू 25 और ये हो गया बेटा हमारा 60%। एवरेज हो गया आपका 60%। बताओ कितना आ रहा है ये 500 इंटू 25 इंटू 60%। एनीवन? 25 का 60% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 20 आएगा, तो शायद 10,000। 500 आ रहा है कितना आएगा टोटल? तो 7,500। हाँ, 7,500 टन किलोमीटर। ये हमारे 7,500 टन किलोमीटर होगी। ठीक है, ये हमने बेटा 120 ये क्या करा है, इसको आपको समझना है अच्छे से। मैंने बताया कि लोड हमें कई बार अगर 100% मिलता नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस लोड टन को निकालने के लिए जो कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी पे हम सर ऑक्यूपेंसी रेट लगा देते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट। तो कैपेसिटी हमारी 5 टन की है और ऑक्यूपेंसी रेट मैंने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि आपका 60% है। जैसे बस वाले क्वेश्चन में होता था, अगर आपको याद हो कि 50 सीटें हैं लेकिन 40% ही भरी होती हैं या 80% ही भरी होती हैं, तो हम 50 का 80% या 50 का 40% इस तरीके से निकालते थे। तो 7,500 का आपका टन किलोमीटर आ गया, राइट। जैसे पैसेंजर किलोमीटर निकलते थे, वैसे हमने यहाँ पर टन किलोमीटर निकाल लिए। मुझे बताओ पहले ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स पर रिप्लाई करेंगे सब लोग। चलिए, तो आई गेस क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन करते हैं। बस सभी खर्चों को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना है आपने। आप चाहो तो उसको वेरिएबल और फिक्स इस तरीके से दो खर्चों में उसको डिवाइड कर सकते हो। देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन पहले से ही। तो पहले लिया स्टैंडिंग चार्जेस, तो ड्राइवर की वेजेस आपको पहले से गिवन है शायद, है ना। ड्राइवर की जो वेजेस है शायद वो ऑलरेडी आपको पहले से ही गिवन है। कितनी गिवन है देखते हैं इसको एक बार। ये दीदी, तो क्वेश्चन में ये बोला था ड्राइवर की वेजेस 500 पर मंथ थी, तो बेटा 500 पर मंथ ले लिए, ये गिवन है। फिर ये 250 रुपये पर मंथ बोली हुई है, ये 250 रुपये भी ले लिया हमने। और इंश्योरेंस 4,800 का है बेटा, तो 4,800 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 4,800 को डिवाइड करते हैं अगर हम 12 से, तो ये मंथली में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका 200 कितना आ गया, 400 आ गया। टैक्सेस दे रखे हैं 2400 पूरे साल के, डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये 200 बन गया। जनरल सुपरविजन चार्जेस 4,800 हैं, इसको फिर डिवाइड किया 400 से, 12 से, तो 400 आ गया। ये हमारे पास टोटल खर्चे आ गए हैं 1750, ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं। ठीक है, दीज आर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब इसको हम क्या करेंगे, टन्स किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। हमारे जो टन्स किलोमीटर है वो 7,500 निकले, राइट। तो क्या करेंगे सर, ये जो 1750 आया इसको 7,500 से डिवाइड कर दिया, 0.233 की आपके पास आ गए स्टैंडिंग चार्जेस पर टन्स किलोमीटर, राइट। उसके बाद अब लेना है बेटे हमें वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में लेना है आपको डेप्रिसिएशन, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा, फिर 1 महीने का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन आपका निकलेगा, कॉस्ट 90,000 है, लाइफ बेटा इसकी कितनी है 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू आपकी 0 है। तो डेप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यू कैन रिकॉल, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। अगर एनुअल डेप निकालना हो, एनुअल डेप, तो ये होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, है ना। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो कॉस्ट बेटा 90,000 है, कॉस्ट इसकी 90,000 है बेटा, स्क्रैप वैल्यू 0 है, लाइफ 10 साल की है। तो 90,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9,000 का क्या आता है सर, खर्चा आ जाता है ना। ये आपका 9,000 का खर्चा आ जाएगा। ये खर्चा बेटा पूरे साल का आएगा, पूरे साल का आएगा। इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 9,000 को डिवाइड करोगे 12 से तो वो 1 महीने का आ जाएगा, और जब 1 महीने का आ जाएगा तो फिर उसको 7,500 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा टन्स किलोमीटर निकला था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि जो फिक्स चार्जेस होते हैं उसमें तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल को एक बार फिर हम अपने पैसेंजर किलोमीटर से या टन्स किलोमीटर से डिवाइड करते हैं। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल एक्सपेंस को आपको टन्स किलोमीटर से डिवाइड करना होता है। ओके,
तो पहले खर्चा आया 9,000 आपका क्या नाम है महीने का, सॉरी एक साल का, डिवाइड किया 12 से तो एक वो बन जाएगा एक महीने का, और फिर 7,500 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा वो बन जाएगा डेप्रिसिएशन पर टन किलोमीटर, जो कि 0 बना रहा है। डीजल का खर्चा बेटा कैसे होगा ये आपको ध्यान से देखना है। डीजल का जो खर्चा है ना वो एक साइड का बेटा 15 बोला हुआ है, एक साइड का 15। अब मुझे आप आंसर दो, अगर एक साइड का 15 है तो हर दिन गाड़ी पहले जाती है और फिर आती है, तो हर दिन कितना खर्चा लगता होगा पेट्रोल का। अगर एक साइड का खर्चा 15 रुपये है तो आने जाने का पर डे कितना लगता होगा सर, 30 रुपये लगता होगा। ठीक है जी, 30 रुपये लगता होगा, बिल्कुल सही है। और ऐसा महीने में कितने दिन गाड़ी चलती है सर, 25 दिन। तो बताओ पूरे महीने का कितना हुआ। अगर एक दिन का 30 रुपये है तो 25 दिन का कितना हो जाएगा, 30 इंटू 25 तो 750 हो जाएगा। अब ये 750 एक महीने का आ गया, ठीक है, 750 एक महीने का आ गया। अब क्या करना है बेटा, इस 750 को हम 10 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो पहले 15 इंटू 2 किया जिससे 30 बन जाए, फिर 30 की 25 से इंटू करिए जिससे 750 बन जाए, फिर 750 को 7,500 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, ओके जी। उसके बाद वेरिएबल में लेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस पहले से ही 500 रुपये पर मंथ का दिया हुआ है, कि पहले से ही 500 रुपये पर मंथ का दिया हुआ है, इसको सीधे आप 10 किलोमीटर से डिवाइड कर दो। तो 500 को 7,500 से डिवाइड किया तो ये 0.0667 आ गया, राइट। अल्टीमेटली ये सारा जोड़ने के बाद, ये सारा जोड़ने के बाद हमारी जो टोटल कॉस्ट है फिक्स और वेरिएबल मिला के वो 0.5 आती है। ठीक है, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है बेटा, 0.5। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो फ्राइट आएगा उस पर हमें 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 50% ऑफ क्या है बेटा, फ्राइट है, मतलब कि सेल वैल्यू। फ्राइट का मतलब जो भाड़ा मिलेगा हमें, तो इसका मतलब सर ये 1/2 ऑफ सेल हो गया, 1/2 ऑफ सेल होगा। तो बेटा 1/1 हो जाएगा कॉस्ट का, है ना। 1/1 कॉस्ट का कहने का मतलब क्या है सर, जो कॉस्ट हमारी 0.5 आई है उसका 1/1 निकाल लो, 0.5 का 1/1 तो 0.5 का प्रॉफिट आएगा फिर। तो अगर कॉस्ट 0.5 है, प्रॉफिट भी 0.5 है, तो हमें सर फिर जो ऐड होगी वैल्यू आएगी 1 रुपये की, वो हमारा आ जाएगा फ्राइट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर। ठीक है, हर टन किलोमीटर के हमें कितना किराया चार्ज करना चाहिए। बताओ ये 0.5 कैसे आए, ये आपके समझ में आया या नहीं। सेल का 1/2, कॉस्ट का 1/1। बताओ ये पार्ट बेटा क्लियर है, सेल का 1/2, कॉस्ट का 1/1। ये ब्रांच अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट का 1/3, सेल का 1/4, सेल का 1/5, कॉस्ट का 1/4। ठीक है, सभी लोग बताएं बेटा क्लियर है या नहीं। कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, बाकी इसकी ये कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे दिखा रखी है मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बेटा मॉड्यूल का ही है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये टन्स किलोमीटर निकाले हैं मैंने यहाँ पर, 7,500 आई कैसे हो गया। ये इसका सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन पार्ट। चलिए, और ये इसका वर्किंग नोट अगर आपको ये नोट करना हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम में रिपीट हुआ है और इंस्टीट्यूट अपने आरटीपी एमटीपी जो भी निकालता है उसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है।
देखो जी, क्वेश्चन कहता है मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद ए फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। सोहन सिंह ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके पास 10 बेसिकली टैक्सियों का एक पूरा ग्रुप है ना। अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, 10 टैक्सीज का झुंड है उसके पास। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। कुछ खर्चे आपको दे रखे हैं। कह रहा है एक टैक्सी की कॉस्ट 7,500 रुपये है, सॉरी एक टैक्सी की कॉस्ट है 75,000 रुपया। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 1500 पर मंथ है। 1500 रुपये पर मंथ की हम सैलरी देते हैं। ये लोग कितनी टैक्सी के लिए काम करते हैं? 10 टैक्सी के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं बोला कि 1500 पर मंथ एक टैक्सी के लिए है या 10 के लिए, तो 10 के लिए है सर। तो 10 टैक्सी के लिए 1500 रुपये पर मंथ की सैलरी जाती है। अगर एक टैक्सी की निकालनी हो तो 1500 बाय 10, ठीक है, तो फिर आपका वो 150 आ जाएगा। गैराज में सुपरवाइजर है, उसको 2000 पर मंथ की सैलरी देते हैं, जो कि 10 टैक्सी को मैनेज कर रहा है। और उसके बाद ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी, ड्राइवर सैलरी पहले से ही एक टैक्सी की दे रखी है। एक ड्राइवर की एक टैक्सी के लिए सैलरी 400 रुपये पर मंथ है। रोड टैक्स और रिपेयर 2160 है, ये भी पर टैक्सी का, एक टैक्सी का दिया हुआ है। आपको ये ध्यान से देखना है कौन सा खर्चा एक टैक्सी के लिए है और कौन सा खर्चा 10 के लिए है। ठीक है, तो ये 10 के लिए था और ये भी 10 के लिए था, ये भी 10 के लिए था, और सर ये एक के लिए है और ये एक के लिए। इंश्योरेंस जो है आपकी 4% है कॉस्ट ऑफ पर एनम का। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका जाता है वो टैक्सी की कॉस्ट का 4% है। ठीक है सर, ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम निकलेगा। कहता है टैक्सी की लाइफ 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है सर, टैक्सी की लाइफ कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। तो लाइफ हमें ईयर्स में ना देके किलोमीटर्स में दे रखी है कि गाड़ी कुल मिला के 3 लाख किलोमीटर चलेगी। और साल के एंड में सर जब भी इसकी लाइफ खत्म होगी इसको हम 15,000 पे स्क्रैप कर देंगे। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है। कह रहा है टैक्सी हर महीने 4,000 किलोमीटर चलती है। टैक्सी हर महीने 4,000 किलोमीटर चलती है, जिसमें से बेटा 20% ये एम्प्टी रहती है। 20% एम्प्टी रहने का मतलब है कि 20% पे हमें कोई कलेक्शन नहीं होता। 4,000 का 20% मतलब 800 किलोमीटर पे हमें कोई किराया नहीं मिलता, कोई भाड़ा नहीं मिलता। ठीक है, तो हमारे लिए कितने किलोमीटर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? सोहन सिंह के लिए टैक्सी के कितने किलोमीटर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे केवल 3,200। तो जो इफेक्टिव किलोमीटर हैं, इफेक्टिव किलोमीटर वो 3,200 ही माने जाएंगे। आई रिपीट, गाड़ी हर महीने 4,000 किलोमीटर चलती है। 20% ये एम्प्टी चलती है, खाली चलती है, जिसमें सिर्फ ड्राइवर होता है, कोई पैसेंजर नहीं होता। तो 4,000 का 20% 800 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमें 3200 किलोमीटर रेवेन्यू कमा के देते हैं। तो हमारे इफेक्टिव किलोमीटर कितने होंगे? 3,200। तो हम सारी कॉस्टिंग 3,200 के हिसाब से करेंगे। पेट्रोल कंजप्शन 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल, कॉस्टिंग ₹6.3 पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल 6.30 का आता है और 1 लीटर पर गाड़ी 9 किलोमीटर दौड़ जाती है। ठीक है सर, तो यहाँ से हमें पेट्रोल की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10 पर 100 किलोमीटर। ऑयल और सन्ड्री एक्सपेंसेस मिला के हर 100 किलोमीटर पे 10 रुपये का खर्चा होता है। अगर हर 100 किलोमीटर पे 10 रुपये का खर्चा हो रहा है, इसको अगर आप 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो बोल सकते हैं ₹0.1 पर किलोमीटर खर्चा होता है ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि टैक्सी को 1 किलोमीटर ऑपरेट करने पे कितना खर्चा आएगा। और अगर किराया क्या है सर कि 1 किलोमीटर का 1.80 हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो आपने मिस्टर सोहन का क्या करना है सर? मिस्टर सोहन का आपने प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, मिस्टर सोहन का आपने प्रॉफिट निकालना है। कितनी टैक्सी के लिए सर? 10 टैक्सी के लिए। तो फाइंड आउट द प्रॉफिट मिस्टर सोहन मे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट ईयर में पूरे साल में उसे कितना प्रॉफिट होगा अगर वो 1 किलोमीटर का 1.80 चार्ज करता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे मंथली बेसिस पे। जो भी कॉस्ट निकलेगी मंथली बेसिस पे निकालेंगे और उसके बाद प्रॉफिट मंथली बेसिस पे निकाल लेंगे, है ना, कि हर किलोमीटर पे कितना प्रॉफिट होता है मंथली बेसिस पे। फिर साल में 12 महीने हैं तो 12 से इंटू कर देंगे तो पूरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा। और पहले एक टैक्सी के लिए करेंगे। हमारे पास 10 टैक्सी है, हम कॉस्ट शीट पहले एक टैक्सी के लिए बनाएंगे और जब एक टैक्सी की कॉस्ट आ जाएगी तो वही 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टैक्सी की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलो बेटा तो देखते हैं इसको भी किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मुझे टैक्सी का अगर डेप्रिसिएशन निकालना हो तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेप है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ।
तो एक टैक्सी की जो कॉस्ट है बेटा 75,000 है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 15,000 है, और लाइफ अब की बार मुझे किलोमीटर में दे रखी है, तो मैं 3 लाख किलोमीटर से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 75,000 माइनस 15,000 और 60,000 बाई 3 लाख, है ना, तो 60,000 बाई 3 लाख कितना बन जाएगा बेटा, 60,000 बाई 3 लाख। तो सर ये 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और फिर ये किस कैसे कटेगा आपका 3 से, 3 टू जा 3 10 जा 0.2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो ₹0.2 का डेप्रिसिएशन लगता है। तो हमने डेप्रिसिएशन पहले से ही पर किलोमीटर का निकाला है, ये जो डेप निकाला है हमने पहले से ही पर किलोमीटर का निकाल लिया, तो इसको दोबारा से फिर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है सर। इसमें फिर हमें एक कॉस्टिंग और करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमें ये बोला हुआ है कि 20% टाइम हमारी जो गाड़ी है ना वो हमारी खाली खाली चलती है। अगर डेप्रिसिएशन खाली चलेगा तो फिर इसको बेटा रिवाइज भी करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और करनी पड़ेगी इसमें, 3 लाख का भी बेटा आप यहाँ पे 20% तो खाली चलेगी तो 80% होगी। 20% बोला हुआ है गाड़ी खाली चलती है, तो मैंने बताया था कि हम जो एम्प्टी पोर्शन होगा उसको हटा लेंगे, तो अल्टीमेटली ये आपको 2,40,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 लाख से डिवाइड ना करके ये 2,40,000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। चलो मैं ठीक करता हूँ उसको दोबारा, एम्प्टी वाला पोर्शन भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर, कॉस्ट है 75,000, स्क्रैप वैल्यू है बेटा कितनी 15,000, 3 लाख किलोमीटर इसकी लाइफ है, लेकिन 20% तो ये खाली ही चलेगी, तो केवल 80% के बेसिस पे यहाँ पे निकालेंगे। तो ये आएगा 60,000 बाई 2,40,000, राइट। तो अब ये 0.25 आएगा। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है बेटा, अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो फिर 0.25 का हमारा खर्चा आएगा। ओके, तो ये तो बाद में जब हम लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस में वहाँ पे इस हम दिखा देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं सर। 1,500 रुपये पर मंथ की सैलरी है, लेकिन ये सैलरी मैंने बताया था कितने के लिए है, 10 के लिए। अगर 10 गाड़ी की इतनी तो एक गाड़ी के लिए कितनी, 150। सुपरवाइजर की सैलरी 2,000 पर मंथ है, अगेन ये भी 10 टैक्सी के लिए है, तो एक के लिए कितनी है बेटा 200। हम सारी कैलकुलेशन पहले किसके लिए करेंगे, एक के लिए करेंगे। गैराज रेंट आपका 1,000 रुपये का है, अगेन 10 टैक्सी के लिए, एक के लिए कितना, तो 100 रुपये पर मंथ हो गया। ड्राइवर सैलरी ऑलरेडी पर मंथ है, तो ये 400 ऐसे ले लिया हमने। उसके बाद फिर आपका रोड टैक्स एंड रिपेयर्स पर टैक्सी 2,160 पर एनम, ये ऑलरेडी एक टैक्सी का है, लेकिन ये पूरे साल का दे रखा है, हमें मंथली चाहिए, तो 2,160 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 180 आ गया, राइट बेटा। इसके बाद फिर आपका रिपेयर्स और मेंटेनेंस भी हो गया, और इंश्योरेंस निकालेंगे। इंश्योरेंस कैसे निकालोगे, देखो 75,000 रुपये कॉस्ट है एक गाड़ी की, और 4% का रेट बोला हुआ है, तो इसका अगर आप 4% निकाल देते हो तो ये आपका आ जाएगा 3,000। फिर ये 3,000 पूरे साल का है बेटा, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये पर एनम का है, तो 3,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये पर मंथ का बन जाएगा, है ना। तो कितना आता है सर ये, तो 3,000 को डिवाइड करोगे 12 से तो ये आपका 250 रुपये बन जाता है। ओके, तो जो हमारे टोटल फिक्स चार्जेस हैं वो 1280 हो गए। कितने हो गए सर 1280। अब इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे 1280 को 3,200 से। बुक में 4,000 से डिवाइड किया हुआ है, वो क्या किया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो लास्ट क्लास में बता दिया था। आंसर हमारा सेम आएगा, जो बुक का आंसर है वही हमारा आंसर है। बुक वाले क्या कर रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन 4,000 किलोमीटर पे निकाल रहे हैं, फिर बाद में उसको 3,200 किलोमीटर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। बुक में क्या करा है, पहले पूरा क्वेश्चन 4,000 किलोमीटर पे निकाला है और फिर 3,200 पे कन्वर्ट किया है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है, जब भी कोई चीज़ एम्प्टी होती है, कोई चीज़ खाली होती है, उसको हम इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, टन्स किलोमीटर या किलोमीटर जो भी हम निकालते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, और सिंपल ये याद रखो। तो 1280 मेरा टोटल आया, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 3,200 से, तो ये 0.4 रुपये की मेरी वैल्यू यहाँ से आ जाती है। अब यहाँ से निकालूंगा सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मुझे पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है। सर स्क्रीन ब्लैक हो गया है। स्क्रीन ब्लैक हो गया बेटा, ऐसा है क्या, नहीं विजिबल है। नो सर। हाँ बेटा विजिबल है, विजिबल है, ठीक है। कभी कभार वो नेट की प्रॉब्लम होती है किसी की साइड से, तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये ऐप ही सर प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। हाँ, तो वैसे तो दिख रहे हैं यहाँ से।
चलो तो यहाँ से आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास हमें निकालनी है पेट्रोल की, करनी है बेटा हमें कैलकुलेशन। ठीक है, पेट्रोल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। पेट्रोल के लिए हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 9 किलोमीटर चलेगी। ठीक है सर, चलो जी, तो जो 1 लीटर है वो 9 किलोमीटर के इक्वल है और 1 लीटर का प्राइस ₹6.30 है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं कि 9 किलोमीटर चल जाता है 6.30 में, तो इस हिसाब से 1 किलोमीटर का कितना खर्चा आता है पेट्रोल का, बताओ कितना आया। 6.30 को 9 से डिवाइड करो, 7, 0.7 आया बेटा। हाँ जी, अगर 1 किलोमीटर पे इतना खर्चा आता है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा, टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ। अब मुझे बताओ गाड़ी 1 महीने में कितना किलोमीटर चलती है, बताइए गाड़ी 1 महीने में कितना किलोमीटर चलती है, रिप्लाई करो। गाड़ी 1 महीने में कितना किलोमीटर चलती है, टैक्सी, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। 4000 किलोमीटर चलती है। ऑल दो 800 किलोमीटर खाली चलती है, बट क्या खाली चलने पे पेट्रोल नहीं लगेगा, लगेगा सर। तो 4000 की 0.7 से इंटू करो तो ये हमारा 2800 आ जाता है ना बेटा। 2800 रुपये खर्चा आता है पूरे महीने का पेट्रोल का, लेकिन हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड 3200 से करेंगे। ओके सर, तो पहले 2800 खर्चा आता है पेट्रोल का पूरे महीने का, तो ये खर्चा आया 2800 का। आप देखो यहाँ पर, और इसको मैंने डिवाइड 3200 से किया है क्योंकि हम कॉस्ट को जो कैलकुलेशन है वो इफेक्टिव किलोमीटर से निकालते हैं, एम्प्टीनेस को माइनस करने के बाद निकालते हैं। तो 2800 को डिवाइड किया 3200 से, तो ये आपका आया 0.875। ठीक है, उसके बाद हमें सन्ड्री ऑयल एक्सपेंसेस बोले हुए थे, सन्ड्री ऑयल एक्सपेंसेस ये खर्चे में बोले हुए थे ₹10 पर 100 किलोमीटर। इसको डिवाइड करूँगा 10/100 से, तो ये बन जाएगा ₹0.1 पर किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर पर 0.1 खर्चा होता है तो टोटल सन्ड्री एक्सपेंसिव कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, पूरे महीने में चला है 4000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 0.1, तो 400 रुपये खर्चा आता है। इसलिए बेटा ये 400 लिया है, बट अगेन 400 को हम इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो 3200 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 को डिवाइड किया 3200 से, ये 0.125 आ गया। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल चुका था मैं 0.25 का, जो ऊपर आपको मैंने बताया था। ठीक है, डेप भी हमने निकाल दिया, और फिर ये करने के बाद हमारे पास पूरी कॉस्ट आ गई। तो टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने पे हमारा कुल मिला के 1.65 का खर्चा आया। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बताए प्यारे बच्चे। चलिए, आई गेस ये क्लियर है, तो इसको आप देख लो, और ये वर्किंग नोट वगैरह में तो मैंने वही जो चीज़ें करवाई थी आपको बताइए। अब हमें एक काम और करना था, इसमें प्रॉफिट और निकालना है, प्रॉफिट और निकालना है। अब देखो सर, 1 किलोमीटर हमें खर्चा आता है 1.65 का, सोहन 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो 1.65 का खर्चा आता है, और वो कस्टमर से 1 किलोमीटर का 1.80 लेता है, तो पर किलोमीटर पे उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है ना, पर किलोमीटर पे उसे उतना प्रॉफिट हो रहा है। हमें पता लगाना है कि भाई टोटल उसकी 10 टैक्सियाँ चल रही हैं, तो 10 टैक्सियों पे पूरे साल में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने कहा 0.15 रुपये उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये किराया, ये प्रॉफिट उसको 3200 किलोमीटर पे मिलेगा बस। बोलो हाँ है ना, गाड़ी चलती तो 4000 किलोमीटर है, पर 800 किलोमीटर में तो किराया आएगा ही नहीं क्योंकि गाड़ी खाली चलती है, तो जो कलेक्शन होगा वो 3200 किलोमीटर पे होगा। तो ये 3200 एक महीने का है, ये 1 महीने का है बेटा, 1 महीने का एक्सक्यूज मी प्रॉफिट। सर। हाँ जी बताइए। सर एक बारी सर वो कॉस्ट शीट दिखाएगा। हाँ तो एक मिनट रुकिए, तो पहले 0.15 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3200 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1 महीने का। अगर 1 महीने का इतना, तो बेटा 12 महीने से इंटू कर देंगे तो ये पूरे साल का बन जाएगा। और ये एक टैक्सी का निकला है, ऐसी कितनी टैक्सी हैं बेटा, 10 हैं, तो 0.15 इंटू 3200 इंटू 12, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे बेटा 10 से इंटू कर देंगे, तो ये पूरे साल का आ जाएगा।
तो खर्चा आ गया पूरे साल का 57, सॉरी खर्चा नहीं, प्रॉफिट आ गया पूरे साल का 57,600। बताओ पहले ये यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा पेपर में, ध्यान रखना, कंफर्म आना है। बाकी एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था यहाँ से। सर हाँ जी बेटा। एक बात पूछनी थी हाँ बेटा कि बताओ। सर ये मतलब कि जितने भी हमारे वेरिएबल खर्चे हैं हाँ ये हमारे इफेक्टिव कॉस्ट पे कैलकुलेट होंगे, हाँ जी जितने बिल्कुल भी हमारे बिल्कुल वेरिएबल है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो क्योंकि वेरिएबल तभी चार्ट। आपने उनके नीचे। हाँ हाँ यस सर। हाँ, वेरिएबल में आपको हर खर्चे को इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड करना है, जबकि स्टैंडिंग में पहले टोटल निकाल लेते हैं पूरे महीने का, और जो इकट्ठा टोटल आता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तभी सर आपने 3200 से डिवाइड किया था। हाँ बेटा, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। ओके बेटा। ये बेटा बताएं, बाकी बच्चे बताएं, कोई दिक्कत है तो स्क्रीन अप डाउन करनी है और तो मुझे बताना। सर एक बार ना डेप्रिसिएशन वाला एक बार पॉइंट दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल। एक बार डेफ वाला शायद मैंने मिटा दिया, पर मैं दोबारा आपको लिख के समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन हमने ऐसे निकाला है कि हमारा डेप्रिसिएशन हम पर किलोमीटर का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो एक गाड़ी की कॉस्ट है 75,000, स्क्रैप है 15,000, लाइफ गाड़ी की 3 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 20% वो खाली चलेगी, तो इफेक्टिव किलोमीटर लाइफ 80% ही होगी। केवल 80% किलोमीटर ऐसे होंगे जो हमें रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो हम सारी की सारी कॉस्ट जो इन्फ्लेट करेंगे वो 2,40,000 किलोमीटर पे करेंगे। तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 240 से, तो फिर ये ₹0.25 पर किलोमीटर आ गया। अब क्योंकि ये पहले से ही ये पहले से ही पर किलोमीटर है, इसलिए इसको दोबारा फिर 3200 से डिवाइड नहीं करना है। ओके सर, मतलब कि 0.25 एज इट इज लिख देंगे हम, क्योंकि हाँ हमारा पर किलोमीटर है। हाँ, ये पहले से ही हमने पर किलोमीटर निकाल लिया। ओके ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो बाकी लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये इसका पूरा पार्ट हो गया यहाँ से, और फिर ये इसकी वर्किंग हो गई। तो गाड़ी की लाइफ है वो 1,000 किलोमीटर है, मतलब 3 लाख समथिंग। हाँ, एक गाड़ी की जो लाइफ है वो 3 लाख किलोमीटर है, मतलब गाड़ी की लाइफ में एयर में ना देके किलोमीटर में दे रखी है। हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो 4,000 पे क्यों नहीं ले रहे टोटल पे? फोर 3,200 पे क्यों, 80% पे क्यों ले रही है जो वो हम, टोटल? हाँ हाँ अब बताता हूँ, जो हमारी 75,000 रुपये की कॉस्ट है, ये एक महीने की कॉस्ट होगी गाड़ी की या पूरी लाइफ की कॉस्ट होगी? ये तो सिर्फ गाड़ी परचेज की उसकी कॉस्ट है टोटल। हाँ, लेकिन ये पूरी लाइफ के लिए पे कराया हमने गाड़ी के लिए, जो जितनी इसकी टोटल लाइफ होगी, ये लाइफ टाइम के लिए पे किया है हमने 75,000, या ओनली 1 मंथ के लिए पे किया है? लाइफ टाइम के लिए सर। पूरी लाइफ के लिए ना, तो इसलिए क्या करेंगे कि हम जो कॉस्ट है उसको पूरी लाइफ के ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे। तो 75,000 माइनस 15,000, 60,000 हमारी नेट कॉस्ट है, इस 60,000 को हमने पूरी लाइफ में स्प्रेड कर दिया। ठीक है, क्योंकि पूरी ओके लाइफ, हाँ क्योंकि वो लाइफ पूरी कॉस्ट की है। अगर मंथली कॉस्ट दी होती तो फिर आप मंथली किलोमीटर जो कि 4,000 हैं और इंटू 80% से 2500 से डिवाइड करते, बट क्योंकि वो पूरी लाइफ के लिए पे किया है इसलिए पूरी लाइफ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, बट मेरा डाउट ये है कि जैसे हाँ टोटल का 4,000 किलोमीटर चल रही है तो हम उसमें 3,200 का क्यों निकाल रहे हैं? 4,000 हाँ, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ले रहे? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम कॉस्ट को मतलब रिकवर करते हैं तो हम इफेक्टिव किलोमीटर्स के ऊपर निकालते हैं। इफेक्टिव किलोमीटर्स का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको यूँ समझाऊँ कि अगर 5 लोगों ने अगर एक ट्रिप पे जाना है और एक बंदे का खर्चा अगर 1,000 रुपीज़ था, है ना, एक बंदे ने अगर 1,000 रुपये खर्चा पे करना था, तो ट्रिप तो का जो ये पूरा, मुझे क्लियर है, बट लाइक हाँ हमने जैसे पेट्रोल ऑयल का निकाला पेट्रोल का,
हाँ तो हमने तो 4000 पे लिया ना, तो हमारी ये गाड़ी चल गई है उतनी। पेट्रोल के, लेकिन बाद में 3200 से भी तो डिवाइड किया है हमने, देखो ना। पहले पूरी कॉस्ट निकाली और फिर डिवाइड तो किससे किया था, 3200 से किया है हमने। ओके। पहले एक्चुअल खर्चा तो 4000 किलोमीटर के बेसिस पे निकालना पड़ेगा, पर जब उसको रिकवर करेंगे तो रिकवर 32 जो हमारा आया था उसके बेस पे हमें करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी हम 20% जो हमारा एम हुआ है उसे ख़त्म करने के बाद जो 2,40,000 किलोमीटर है उस पर निकाल रहे हैं। तो हर कॉस्ट की कैलकुलेशन अब एम पोर्शन को हटाने के बाद ही होगी। हाँ सर, आ गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है बेटा। और किसी बच्चे का डाउट है, एनीवन? चलो तो आई एज्यूम इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का सर क्वेश्चन था। हाँ बेटा। सर हाँ अभी सर अभी आपने ये कहा कि हम जैसे जो पेट्रोल है वो आपने जब आप जब समझा रहे थे तो आपने एक बात बोली थी सर कि हाँ हमारा जो पेट्रोल है चाहे हमारी 20% कम लोग बैठ रहे लेकिन पेट्रोल तो पूरा यूज हो रहा है। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। सर अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन अब गाड़ी चल रही है तो हाँ गाड़ी तो इतने किलो 4000 पूरे किलोमीटर तो चल ही रही है। हाँ तो फिर हमने फिर उसको उसको ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब उसको कि ऐसे वहां क्या पे है, हमने। पहले डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं पूरी लाइफ के बेसिस पे निकाल रहे हैं और बाद में फिर उसको हम 3200 से वो कर रहे हैं। आप चाहो तो ना इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसको अगर आपने ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे सपोज मान लो कि हमने डैप निकाला। ठीक है, ये डैप हमने जो निकाला है ये है क्या नाम है 75,000 माइनस 15,000 बाय 4,000। 4 लाख था, कितना था, 3 लाख था। इससे डिवाइड किया हमने। तो पहले 0.2 आया, ये डेप्रिसिएशन आया हमारा टोटल पे। लेकिन अब इस डेप्रिसिएशन को हमने इफेक्टिव पे क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर पर इफेक्टिव किलोमीटर निकालेंगे तो पर इफेक्टिव किलोमीटर के लिए ऐसे करोगे कि भाई ये जो 0.2 है ये हमारा जो आया है ये एम के बाद आया है, 20% एम के बाद आया है। तो 100 में से वो एम वाला रेट आपको माइनस करना पड़ेगा, फिर 100 से इंटू करनी पड़ेगी। तो 0.2 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करोगे तो ये फिर ये बढ़ के 0.25 भी आ जाता है। तो किया हमने वही है, बट कॉस्टिंग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो 4000 जो हमारे 3000 किलोमीटर थे सीधा उसी का हमने 80% निकाल दिया। वरना डैप का भी यही कंसेप्ट है, पहले 4000 किलोमीटर पे सॉरी 3 लाख किलोमीटर पे निकलेगा और फिर उसको एम्प्टीनेस हटाने के बाद जो एक्चुअल हमें रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पर रिकवर करना पड़ेगा। तो 0.25 को अगर आप इन्फ्लेट करोगे तो वो 0.25 भी आपका बन जाएगा। लेकिन ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए इसका शॉर्टकट यही है कि अगर आपको एम्प्टीनेस दे रखा हो तो डेप्रिसिएशन में वो एम्प्टीनेस माइनस कर दो और जितने पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपको उतने से आप डेप निकाल दो। ठीक है। हाँ यस सर ठीक है। ओके बेटे, तो आई गेस क्लियर हो गया। और अब यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट वाला कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम होटल के बारे में बात करेंगे कि होटल में हम कॉस्टिंग कैसे करते हैं और कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और होगा उसका, आज की क्लास थोड़ा डिले हो गई है तो कंप्लीट तो होगा नहीं। ठीक है, जिसमें हमें हेल्थ सेक्टर को कवर करना है। तो आज होटल पूरा कर लेते हैं और फिर हॉस्पिटल को हम नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे। बिल्कुल बेटा, इसको ध्यान से देखना है। ओल्ड वाले मॉड्यूल में इसका एक ही क्वेश्चन है शायद, और नई वाली बुक में शायद इसका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, तो वो भी आपको डिस्कस करना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है। सबसे पहले हमें जब होटल के लिए कॉस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं। हमने अब तक ये सीखा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हमें कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकालनी होती है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है हम यूज़ करते हैं पैसेंजर किलोमीटर या टन्स माइल्स या टन्स किलोमीटर। इस तरीके से हमें कंपोजिट कॉस्ट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में भी हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो कॉस्ट यूनिट हो जाती है वो रूम डेज हो जाती है। क्या बन जाती है, रूम डेज। रूम डेज का मतलब क्या हुआ, अगर एक होटल है मान लीजिए जिसमें 50 कमरे हैं। कितने कमरे हैं बेटा, 50 कमरे हैं, राइट। जिसमें मान लीजिए बेटा 50 कमरे हैं और वो होटल साल में 300 दिन अवेलेबल होता है। साल में 300 दिन बेसिकली वो होटल अवेलेबल होता है। तो मैं ये पूछूं कि 50 रूम्स 300 डेज़ के लिए बेसिकली अगर अवेलेबल हैं तो टोटल रूम डेज़ कितने हो गए। तो आप बोलोगे 50 रूम इंटू 300 डेज़, तो 50 की 300 से इंटू करोगे
तो आपके 1500 रूम डे आ जाएंगे, रूम डे आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि अगर एक रूम का एक दिन का किराया सपोज 500 रुपये का है ना, रेंट पर रूम पर डे 500 रुपये का है, तो पूरे साल में कितना रेवेन्यू उसको आता होगा, एज्यूमिंग दैट कि पूरे 50 रूम 300 दिन तक बिजी रहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे सर, 500 रुपये पर रूम पर डे का है, तो 15,000 आया उसकी 500 से इंटू कर दोगे, तो इस तरीके से पूरे साल का रेवेन्यू आ जाएगा। तो जैसे हम पैसेंजर किलोमीटर निकालते थे, नंबर ऑफ पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर्स, अब हमें रूम डेज निकालने पड़ेंगे। रूम डेज का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय डेज ऑफ ऑपरेशन इन एन ईयर। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि अगर 50 रूम अवेलेबल हैं तो 50 के 50 रूम पूरे साल ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो ठीक है, बात यहीं पे हमारी खत्म हो गई। पर कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि 50 रूम है और एवरेज ऑक्यूपेंसी 80% है, इसका मतलब क्या होगा, अगर 50 रूम है और एवरेज ऑक्यूपेंसी 80% है तो 50 का 80% निकाल लो, कितना आएगा, 40 आएगा। तो इसका ये मतलब होगा ऑन एवरेज 40 रूम ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, 40 रूम्स ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो अब आप क्या करोगे सर, रेवेन्यू जनरेशन केवल 40 के लिए करोगे, है ना, रेवेन्यू जनरेशन आप करोगे किसके लिए बेटा, 40 के लिए। अच्छा जी, अगर रेवेन्यू जनरेशन 40 के लिए हो रहा है तो कॉस्ट कैलकुलेशन भी 40 के लिए होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मैचिंग कंसेप्ट लगाना पड़ता है ना। अगर 40 दिन का आप रेवेन्यू 40 रूम का रेवेन्यू देख रहे हैं तो कॉस्ट कैलकुलेशन भी 40 के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैचिंग होता है वही मैचिंग यहाँ पर है। इसी वजह से हम एम्प्टी वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। जैसे टैक्सी वाले क्वेश्चन में भी अगर 3200 किलोमीटर पे रेवेन्यू आएगा तो कॉस्ट कैलकुलेशन भी 3200 किलोमीटर के हिसाब से ही। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक हमारा। नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल मल्टीप्लाइड बाय डेज ऑफ ऑपरेशन इन ईयर और ऑक्यूपेंसी रेट, राइट, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में सपोज मान लो कहता है रिवासा एक होटल है, सपोज मान लीजिए गोवा में, ठीक है, रिवासा होटल इन गोवा हैज़ 50 rooms which are available for 300 days in an year. Find total room days. आपको पूरे साल के लिए रूम डेज निकालना है। रूम डेज का मतलब समझना, नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे रूम डेज पर ईयर, तो आई विल से नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय डेज इन एन ईयर। कितने साल तक ये होटल अवेलेबल होता है, 65 डेज नहीं खुलता है बिकॉज कुछ रिपेयर मेंटेनेंस होती होगी या कुछ छुट्टियाँ वगैरह भी होती होंगी। तो 300 नहीं 50 रूम है, 50 रूम्स हैं 300 दिन के लिए, तो ये आ गया 15,000 रूम डेज। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, इफ एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 80%, तो क्या होगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम जो रूम डेज निकालेंगे पूरे साल की 15,000 का 80% निकाल देंगे, कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। चलो जी, if average occupancy during 6 months is 100% and remaining 6 months 60%, then
तो सर 15,000 तो था ही। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट ले लेंगे 100% प्लस 60% बाय 2। तो सर ये अभी भी कितना बना है, 160 का आधा 80% ही बना, तो 12,000 ही आएगा। इफ एवरेज ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग 8 months is 100% and remaining 4 months 60%, देन अब बेटा आप क्या करोगे कि 8 महीने का अलग निकालोगे और 4 महीने का अलग निकालोगे। आप सिंपली एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूरेशन देखो बेटा क्या है, अलग अलग है ना। अगर 6 महीने इवन हो तो हम सीधे निकाल देते हैं, लेकिन जब ऐसा हो जाए कि सर 8 महीने 4 महीने हैं तो इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पर हम एवरेज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा लाइट चली गई यार। हैं आते हैं नहीं इस कमरे में। हाँ अपने से करना, इफ़ यू कैन डू दिस तो वेरी वेरी गुड। हाँ हॉटस्पॉट मेरा कहाँ से ऑन होगा? हाँ चल क्या है, हाँ 1 2 हाँ ऑफ हो गया, बता ना तो ऑफ है, इसमें ऑन करूँ? वाईफाई जैसे कनेक्ट करते हैं, देखो V2025 आ रहा होगा। हाँ पर नो इंटरनेट आ रहा है। अच्छा एक मिनट अब आएगा, हो गया कनेक्ट, थोड़ी देर में आएगा, हो गया अब चल रहा है ये? हाँ अब देख लो। ठीक है क्लास बेटा जरा कंफर्म करो, आवाज़ आ रही है मेरी अब एक बार? यस सर। ठीक है Yes, sir. ठीक है, थोड़ा पावर फेल है मेरी साइड से तो मैंने कुछ जुगाड़ से कंटिन्यू किया है इसको। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है वो 8 महीने की 100% है और बाकी के 4 महीने की आपकी 60% है, राइट। तो अब आप यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं इसमें कर पाएंगे, आपको अलग तरीके से आपको अलग तरीके से आपने इसको करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करेंगे देखो, रूम डेज पहले 15,000 जो था वो पूरे साल का था, राइट। इसका 8/12 करो जिससे ये 8 महीने का हो जाएगा। इसमें ऑक्यूपेंसी रेट 100% था, 100% लगा दो। फिर 15,000 का 4/12 करो, इसमें एवरेज ऑक्यूपेंसी 60%। अब बताओ ये दोनों पार्ट कितने आ रहे हैं, पहले 15,000 का 8/12 कितना आएगा? पहले इस पोर्शन का आंसर बताओ बेटा। Sir, 10,000. हाँ ये वाला कितना आ रहे हैं? 10,000. 10,000 ठीक है, और ऐसे ये निकालो 5,000। 5,000 तो ये 3,000. 3,000 आ रही सर। ठीक है, Yes, sir. 3,000. तो 13,000 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज ऑक्यूपेंसी अगर अलग अलग होगी तो इस तरीके से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहता है कि रिवासा होटल हैज़ 100 single rooms and 50 double rooms available for 300 days in a year, available for 300 days in a year। ठीक है सर, 1 single room या 1 double room is
इक्विवेलेंट टू 2.5 सिंगल रूम। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है आपको फाइंड आउट रूम डेज फॉर द ईयर। अब सर यहाँ रूम तो क्या है, अलग अलग हैं, सिंगल रूम है और डबल रूम है, तो या तो आप सिंगल रूम डेज निकालोगे पूरे साल की या डबल रूम डेज निकालोगे। मतलब पूरी कैलकुलेशन या तो सिंगल रूम के हिसाब से करोगे या पूरी कैलकुलेशन आप डबल रूम के हिसाब से करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो सिंगल रूम्स हैं वो तो 100 हैं, और डबल रूम इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम कितने हैं? वो आपको देखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है डबल रूम वैसे तो 50 हैं, लेकिन एक सिंगल रूम के उसके इक्वल है, तो 50 की 2.5 से इंटू कर दो, कितना आएगा बताओ? 125, राइट। तो आपके जो इक्विवेलेंट सिंगल रूम बनेंगी वो 225 हो जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा। तो टोटल सिंगल रूम डेज फॉर द ईयर, तो टोटल रूम कितने हो गए बेटा? 225 और 300 3 के लिए, बताओ जी कितना आएगा? 225 इंटू 300, इज इट 675? Yes, sir. 67,500. तो ये 675 सिंगल रूम डेज निकले हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग तरीके के रूम होंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी है। ये सिंगल रूम वाला डबल रूम वाला जो क्वेश्चन है ये नया जो मॉड्यूल है उसमें दे दिया है, ओल्ड वाले मॉड्यूल में नहीं है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है पेपर में, तो फिर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक वाले, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ। कहता है रिवासा लिमिटेड हैज 100 rooms available for 30 days in a month, 30 दिन एक महीने में। बेसिकली आपका क्या नाम है कि मतलब ये होता है अवेलेबल, एंड फॉर 360 days in an year। It has season of 6 months, having occupancy of 100%, and remaining 6 months is off season. Remaining 6 months is off season, having occupancy of 40%. During off season, 50% concession on room rent is given। ऑफ सीजन में डिस्काउंट हो जाता है 50% का, इसका मतलब आधा ही कलेक्शन आता है, जितने रूम ऑक्यूपाई होते हैं उसमें से भी आधे पे पैसा आता है, तो रेवेन्यू जनरेशन केवल आधे के लिए होता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड इफेक्टिव रूम डेज फॉर द ईयर। ठीक है सर, रूम डेज फॉर द ईयर, इतना लिखे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ग्लास ऑफ वाटर दे दो, बोतल ऑफ वाटर। ओके, आई हैव, थैंक यू।
जब लिख लोगे बेटा तो बताना। इसको लिख लो फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा लिख लिया, चलो आओ क्या बोलता है क्वेश्चन देखो। एक मिनट। हाँ जी देखिए, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालने हैं रूम डेज। रूम डेज बेटा हम 6 मंथ के अलग निकालेंगे और जो 6 मंथ का ऑफ सीजन है उसका हम अलग निकालेंगे। तो इफेक्टिव रूम डेज फॉर द ईयर 6 मंथ सीजन एंड 6 मंथ ऑफ सीजन। चलो तो बेटा कितने रूम है, 100 रूम है, महीने में 30 दिन और 6 महीने के लिए, ऑक्यूपेंसी रेट 100%। ये समझ में आया नहीं आया? 100 रूम फिर लाइट चली गई। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है ओके। तो ये 100 और ये 30, ठीक है। पहले ये आ गया 1 महीने का, 6 से इंटू किया 6 महीने का, फिर इसमें ऑक्यूपेंसी रेट लगाया कि कितना ये बेसिकली ऑक्यूपाई होंगे, फिर 100 रूम 30 1 महीने का, 6 ऑक्यूपेंसी 40%, और उसमें भी सर 50% करना पड़ेगा। ये 50% क्यों किया बताओ, बताओ बेटा। क्योंकि सर डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए 50% पे ही रेवेन्यू आएगा तो फिर कर देंगे। अच्छा अगर 40% डिस्काउंट होता तो किससे इंटू करता? अगर 40% का डिस्काउंट बोलता तो किससे इंटू करता? सर 60% से। हाँ फिर 60 से करना पड़ता है जिस पे रेवेन्यू जनरेशन होगा, ये ध्यान रखना है। अगर 25% कंसेशन होता तो 75% से इंटू कर दें, ठीक है। तो ये कितना आया आपका, ये आ गया आपका 100 इंटू 30 इंटू 6, तो 30 और 6 180, 180 में 2 जीरो 18,000, और ये और निकालो कितना आ रहा है पूरा, 18,000 का 40% और फिर 50%, 18,000 का 40% 7,200 और उसका आधा 3600, ठीक है। तो इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव रूम डेज जो आएंगे वो 21,600 होंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट दे दे बेटा, अगर कंसेशन दे दे तो फिर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। बताओ क्लियर है या नहीं? चलो अब यहाँ से उसके बाद जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं बेटा इसकी, तो पहले वही करना पड़ता है कौन से खर्चे फिक्स होते हैं कौन से खर्चे वेरिएबल होते हैं, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ खर्चे जो होते हैं बेटा वो फिक्स ही होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द होटल आर फिक्स कॉस्ट सच एज इंश्योरेंस ऑफ होटल असेट्स, रेंट ऑफ होटल, रेंट ऑफ होटल प्रीमाइसेस, सैलरी ऑफ परमानेंट होटल स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये सारे आपके फिक्स खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं जो तभी कंज्यूम होते हैं जब रूम आपका ऑक्यूपाई होता है, जैसे कि रूम में जो बिजली कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और जो बंदा रूम अटेंड करेगा, है ना, जो रूम को साफ़ करेगा, डेली रूम की सफाई करेगा, तो उसको पर डे रूम साफ़ करने के कुछ पैसे मिलते हैं। कस्टमर पिकअप कॉस्ट, उसके बाद जब कस्टमर आता है तो उसको पिकअप करने पे आपका खर्चा आएगा, है ना। कस्टमर को पिकअप करने के लिए पोर्ट से सपोज मान लीजिए गाड़ी वगैरह जाती है, उसका भी खर्चा वर्चा आता है। तो ये सब आपके खर्चे वेरिएबल खर्चे होते हैं, ये तभी होते हैं जब रूम आपके ऑक्यूपाई होते हैं, ठीक है। अब आप या तो कॉस्ट शीट जो बनाओगे उसको आप फिक्स और वेरिएबल 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन बेसिकली कई बार क्या होता है कि मतलब होटल के केसेस में हम इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं करते हैं। हम सिंपल ही सारा खर्चा निकाल देते हैं, सारा खर्चा निकाल देते हैं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, और जो टोटल खर्चा आता है पूरे साल का फिर एक ही बारे में उसको रूम डेज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और रूम डेज से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट पर रूम डे आ जाती है। कॉस्ट पर रूम डे आने के बाद फिर हमें प्रॉफिट का मार्जिन दिया होता है, और वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास फिर क्या होता है सर, रेवेन्यू या रूम रेंट पर डे निकल के
आता है। तो जैसे हम ट्रांसपोर्ट में फिक्स और वेरिएबल दो भागों में बांट रहे थे, होटल में हम इस तरीके से दो भागों में नहीं बांटेंगे, हम सारा खर्चा एक ही बारी में निकाल लेंगे। ठीक है सर। चलिए, बाकी मैंने बताया था कॉस्टिंग में कहीं पे भी कोई फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे कई बार जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट फिक्स होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी आउटसाइड पर्पस के लिए होती है, उसमें आपने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जहाँ भी आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करोगे एक फिक्स फॉर्मेट से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पर सर कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं है और इंटरनल रिपोर्टिंग करनी है, तो इंटरनल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट जैसा बोलेगा वैसा आपको करना पड़ता है। इसलिए कॉस्ट शीट में कहीं पे भी कोई स्टैंडर्ड या फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन देखोगे, हो सकता है सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी बुक में अलग दिया हो, दूसरी बुक में अलग दिया हो, आंसर दोनों का मैच करेगा। तो फॉर्मेट का फ़र्क हो सकता है और इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको पेनलाइज नहीं करता, आपको नंबर दे देता है। लेकिन फॉर्मेट नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा आंसर नहीं लिखना है, आपको नीट एंड क्लीन आंसर लिखना है। जो भी फॉर्मेट बनाएंगे उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आपने किया गया। चलिए, तो क्वेश्चन में कहता है एंजल मनार हॉलीडे होम। ठीक है बेटे, मनार में एक होम है, एक होटल है एंजल मनार हॉलीडे होम, runs in a small hill station with some 100 single rooms, 100 single room है। The home offers concessional rate during 6 ऑफ सीजन मंथ इन ईयर। 6 महीने का ऑफ सीजन होता है जिस दौरान वो डिस्काउंट ऑफर करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। इस दौरान क्या होता है, आधा किराया ही चार्ज करते हैं, इसका मतलब 50% का डिस्काउंट हो जाता है। मैनेजमेंट जो है वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, किसके ऊपर सर, रूम रेंट के ऊपर। रूम रेंट का मतलब सेलिंग वैल्यू, जो सेल वैल्यू आएगी उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब अगर 100 रुपये का रेंट मिलता है तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये आपका सर होना चाहिए प्रॉफिट, और बाकी 80 रुपये की कॉस्ट होगी। आपको ये खर्चा दे रखा है पूरे साल का, और एक महीने में आपने 30 दिन मान के चलना है ना। ऑक्यूपेंसी रेट सीजन में आपका 80% है और ऑफ सीजन में आपका 40% है। और सर जो सीजन है वो 6 मंथ का है ना, क्योंकि ऑफ सीजन अगर 6 मंथ का है तो सीजन बचे हुए 6 मंथ का होगा। ओके जी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने घर में कर रखी है, मतलब होटल में 200 लाख रुपए आपने लगा रखे हैं, जिसमें से 80% बिल्डिंग पे लगा रखा है आपने, मतलब 160 लाख, और बाकी का जो 40 लाख है वो फर्नीचर और इक्विपमेंट के लिए लगा रखा है। तो ये टोटल कॉस्ट दे दी है आपकी होटल की कि 200 लाख की कॉस्ट है। एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट। स्टाफ की सैलरी पूरे साल की 5,50,000 है, इसमें जो रूम अटेंड करेगा वो सैलरी इंक्लूड नहीं है। बिल्डिंग के खर्चे 2,61,000 हैं, लॉन्ड्री चार्जेस 80,000 पर ईयर हैं, इंटीरियर 1,75,000 हैं, मिस्टीरियस एक्सपेंसेस 1,90,800 हैं। ये बेटा फिक्स चार्जेस हैं, चाहे रूम ऑक्यूपाई हो चाहे रूम ऑक्यूपाई नहीं हो, इतना खर्चा आपका हर साल का होता ही होता है। ठीक है सर, ये खर्चा आपका होगा ही होगा। इसके अलावा सर आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, वो भी आपका फिक्स चार्ज होगा। बिल्डिंग पर आपको 5% का डेप लगाना है और फर्नीचर पे 15% का डेप लगाना है। तो आपने होटल पर 200 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिसमें से 80% बेटा बिल्डिंग का था, क्वेश्चन में बोला हुआ था, और जो बाकी का 20% है सर, है ना, 80 और 60 20 था या 60-40 था, 80 और 40, 80 और 20, हाँ ठीक है बेटा 80 और 20 है। तो 20% जो है बेटा ये फर्नीचर का है। तो 200 लाख का 80% निकालेंगे तो 160 लाख आएगा, उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 200 का 20% निकालोगे 40 लाख आएगा, उस पर 15% का डेप लगेगा। 160 का अगर मैं 5% निकालूं तो ये आपका यहाँ से बनता है 180 का 5% 8, तो ये हो जाएगा 8 लाख। यहाँ पे 8 लाख का डेप्रिसिएशन, और 40 लाख का 15% निकालेंगे तो 6 लाख। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो 14 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन ये भी फिक्स आपका 14 लाख का माना जाएगा। चलो जी, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए। डेप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 200 लाख का 80% बिल्डिंग का पोर्शन, बिल्डिंग का डेप लगा दिया पूरे साल का। 200 लाख का 20% फर्नीचर का पोर्शन, फर्नीचर पे डेप लगा दिया 15% से, तो 14 लाख डेप आ गया पूरे साल का, ये भी फिक्स चार्जेस है। आगे कहता है रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम डे। जो बंदा रूम अटेंड करेगा, जो पर्सन रूम अटेंड करेगा, उसको एक रूम अटेंड करने का एक दिन का 10 रुपये खर्चा होगा। और ये नेचुरल है, वो रूम अटेंड तभी करेगा जब रूम ऑक्यूपाई होगा। जब रूम क्या होगा सर, ऑक्यूपाई होगा। अगर रूम ऑक्यूपाई नहीं है, है ना,
अगर रूम ऑक्यूपाई नहीं है तो फिर कह सकते हैं कि मतलब रूम अटेंडेंट को पैसे नहीं देने हैं। मंथली जो लाइटिंग चार्जेस हैं वो 120 रुपये पर रूम है, मतलब बिजली का जो खर्चा है वो एक महीने का 120 रुपये का आएगा, एक्सेप्ट इन 4 महीने में। लेकिन 4 महीने में 120 रुपये का नहीं आता, 4 महीने में ये खर्चा केवल 30 रुपये पर मंथ का आता है, क्योंकि ये 4 महीने विंटर सीजन के होते हैं और विंटर सीजन में कम इलेक्ट्रिसिटी कम पावर कंज्यूम होती है। तो इसका मतलब बिजली के चार्जेस 8 महीने तो 120 रुपये पर मंथ के हिसाब से आते हैं और 4 महीने 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से आते हैं। और ये भी सर आपका क्या है, जब रूम आपका मतलब ऑक्यूपाई होगा उसके बेसिस पे आपको निकालना है। आपको ये पता लगाना है कि जो होटल है उसको ऑफ सीजन में और सीजन में कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, ठीक है, कितना प्राइस उसको चार्ज करना चाहिए ऑफ सीजन में, कितना प्राइस को चार्ज करना चाहिए सीजन में, अगर उसको टोटल कॉस्ट के ऊपर, टोटल रूम रेंट के ऊपर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो पहले देखो हमने क्या करा, बनाई बेटा कॉस्ट शीट और फिक्स चार्जेस जो जैसे दिए थे बेटा वैसे वैसे लिख दिए। देखो ये गिवन है एज इट इज, स्टाफ सैलरी, रिपेयर, ठीक है सर, यहाँ तक का बेटा ये खर्चा तो हमने ऐसे ही ले लिया टोटल। ये फिक्स चार्जेस जो दे रखे थे वो ले लिए, फिक्स चार्जेस गिवन एज इट इज, बस ये डेप निकाला है हमने। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 5.5, 2 61, 80,000, 1 75, 1 90, 8 और 6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जैसे कि होते फिक्स चार्जेस बेटा वैसे के वैसे ही ले लिए। अब जरा रूम अटेंडेंट के चार्जेस देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब रूम अटेंडेंट के चार्जेस निकालेंगे, तो पहले आप ऑक्यूपाइड रूम डेज निकालो, ऑक्यूपाइड रूम डेज, क्योंकि ऑक्यूपाइड रूम डेज में आपका रूम अटेंडेंट के चार्जेस देने हैं और ऑक्यूपाइड रूम डेज में आपकी बिजली भी कंज्यूम हो रही है, तो पहले वो आपको देखना पड़ेगा ऑक्यूपाइड रूम डेज कितनी है। पहले 6 मंथ का निकालेंगे अलग, 6 मंथ सीजन में और 6 मंथ ऑफ सीजन में, ठीक है बेटे। ध्यान रखना ये मैं टोटल इफेक्टिव रूम डेज नहीं निकाल रहा, उसमें तो फिर डिस्काउंट भी देखना पड़ेगा, बस मैं ये देख रहा हूँ कितने रूम डेज, कितने दिन तक रूम हमारे ऑक्यूपाइड होते हैं। तो 100 होटल हैं, महीने में 30 दिन, ठीक है, सॉरी 100 होटल है, 100 रूम है, महीने में 30 दिन, 6 महीने के लिए, और 80% की ऑक्यूपेंसी यहाँ पे चलती है। अगेन नेक्स्ट 6 मंथ में 100 रूम है, महीने में 30 दिन, 6 महीने के लिए और 40%, कितना आता है बताओ? पहले 100 इंटू 30 इंटू 6 करो, ये कितना आ रहा है, कितना बताइए मुझे। 100 इंटू 30 3,000, 3,000 इंटू 6 18,000, 18,000 का 80%, 12,400। और ये कितना आ रहा है बेटा, सारा मिला के आ रहा है या क्या आ रहा है? ऐसे 100 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 40%, 7,200। जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, इसे जोड़ दो, कितना आया? 21,600। सर 21,000। तो ये बेटा 21,600 आपके रूम डेज आ गए जो रूम ऑक्यूपाइड था, ठीक है सर। अगर ये ऑक्यूपाइड है 21,600, एक दिन के आपने 10 रुपये देने हैं, तो कितना खर्चा दिया होगा आपने पूरे साल में? 2,16,000। बताओ क्लियर है या नहीं? कितने रूम ऑक्यूपाइड थे पहले वो निकाला, कितने दिन के लिए, तो 21,600 रूम डेज थे, एक दिन का आपने 10 रुपये देना है, तो 21,600 के 10 से इंटू कर दो तो 2,16,000 हो गया। आई होप ये क्लियर है, ठीक है सर। बिजली का जरा खर्चा देखना ध्यान से, बिजली का जो खर्चा है बेटा वो देखना है ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 120 पर मंथ है, ठीक है, 120 पर मंथ है और पर रूम है, या पहले पर रूम लिखो, पर मंथ करो। ये 8 महीने का रेट है बेटा, 8 महीने का रेट है। अच्छा 120 अगर पर रूम पर मंथ है, मैं इसको पर डे बनाना चाहता हूँ, 120 पर रूम पर डे बनाना चाहता हूँ, बताओ पर डे में कैसे बनेगा ये? 120 अगर पर मंथ का था, इसको पर डे में कैसे बनाऊँ? क्या करना पड़ेगा मुझे? 120 में क्या करना पड़ेगा ताकि ये पर डे का खर्चा मालूम चल जाए? डिवाइड बाय 30। डिवाइड बाय 30, बिल्कुल ठीक है। तो कितना आएगा ये आपका? ये आपका 4 रुपये पर रूम डे आ गया, पर रूम डे। बोलो क्लियर है या नहीं?
120 पर रूम पर मंथ था 8 महीने का, मुझे पर डे का चाहिए क्योंकि मैं रूम डेज निकाल रहा हूँ ना, तो 4 रुपये पर रूम डे का आ गया। ऐसी बेटा इलेक्ट्रिसिटी 6 मंथ का निकालो, 6 मंथ का निकालो इलेक्ट्रिसिटी, 6 मंथ ही बेटा 4 महीने के लिए, तो 4 महीने का आपका 30 रुपीज़ पर रूम पर मंथ है, पर रूम पर मंथ है, पर रूम पर मंथ। अब इसको भी मुझे पर डे बनाना है, तो 30 को 30 से डिवाइड कर दिया, तो पर रूम पर डे कितना आ जाएगा बेटा ये आपका, ₹1 पर रूम डे। तो 8 महीने में आपका जो खर्चा होता है बिजली का वो 4 रुपये पर रूम डे होता है, और 4 महीने में आपका 1 रुपये पर रूम डे आता है। बताओ ये क्लियर है या नहीं? बताओ क्लियर है या नहीं बेटा? चलो अब देखो ध्यान से, कॉस्टिंग बेटा बस कैलकुलेशन है, ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन क्लियर हो जाए तो कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मेट नहीं है इसमें। अब सर देखो यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो ऑन ऑक्यूपाइड रूम डेज, ये तभी लगेगी जब रूम डेज क्या होंगे आपके, ऑक्यूपाइड होंगे। ऑक्यूपाइड रूम डेज आपके 14,400 थे 6 मंथ सीजन के लिए, अगर आपको याद हो तो ये निकाला है हमने 6 मंथ सीजन के, और 7,200 6 मंथ ऑफ सीजन की। लेकिन इसमें से भी सर हमें करना क्या, देखो ये जो 14,400 है ये सीजन वाला होगा, सीजन वाले पे आपका 4 रुपये का रेट है, प्लस सर 7,200 के 2 हिस्से बनाने हैं, 7,200 के सर 2 हिस्से बनाने हैं। तो इससे सर कैसे, इस 6 महीने के अंदर 2 महीने ऐसे हैं, क्योंकि टोटल 8 महीने ऐसे थे, टोटल 8 महीने ऐसे थे जब आपका मंथली बिजली का खर्चा 120 रुपये का था, पर डे का 4 रुपये का था। यहाँ हमने 4 रुपये 6 मंथ के लिए निकाले हैं, बस ये 4 रुपये भी 6 मंथ पे निकाले हैं, 2 महीने पे और निकाल लें। तो 7,200 का आप क्या करोगे सर, इसका 2/6 करना पड़ेगा, इस पर 4 रुपये का रेट लगेगा, फिर 7,200 का आप 4/6 निकालोगे, उस पर 1 रुपये का रेट लगेगा, ये बेटा बढ़ जाएगा ऐसे। मुझे बताओ ये चीज़ क्लियर है या नहीं? 14,400 पे तो मैंने 4 से इंटू कर दी, क्योंकि ये 6 महीने तो 4 रुपये के रेट वाले हैं ही, बाकी के जो 6 महीने ऑफ सीजन वाले हैं उस 6 महीने को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 महीने अलग, 4 महीने अलग, 2 महीने वो जिसमें आपका 4 रुपये का खर्चा आया बिजली का पर डे का, और 4 महीने वो जिसमें 1 रुपये का आया है। तो 6 महीने को 2 और 4 में बांटना है, इसलिए 2/6 और 4/6 किया है। अब मुझे बताओ ये कितनी कॉस्ट आ रही है, पहले 14,400 की आप 4 से इंटू करो, कितना आता है, पहले ये बताओ ये कितना आता है इंटू करने पे। तो 14 कितना होता है बेटा, 5600 या 56,000, 57,600। ठीक है। और बाकी ये भी करो कैलकुलेशन, 7,200 का 2/6, इसका मतलब कि 1/3, ये शायद आपका 9,600 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक, 9,600 4,800। अब बताओ कितना है ये, पूरा जोड़ दो, 57,600 प्लस, हाँ ये आया 72,000 आ रहे हैं पूरा मिला के, तो ये खर्चा आ रहा है। तो ये बिजली की कॉस्ट निकाली हमने, ठीक है। तो इसमें हमने ऑक्यूपाइड के हिसाब से निकाला है, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। ये करने के बाद हमारी जो टोटल कॉस्ट है सब कुछ मिला के ये 29,44,800 रुपये आ गई है, ये सब कुछ करने के बाद आया हमारा, ठीक है। अब सर मुझे इफेक्टिव रूम डेज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इफेक्टिव रूम डेज निकालूंगा। इफेक्टिव रूम डेज में मुझे डिस्काउंट भी देखना पड़ेगा। इफेक्टिव रूम डेज देखो सर 6 महीने का सीजन है ना, 100 रूम है, महीने में 30 दिन, 6 महीने का सीजन, और इसमें जो ऑक्यूपेंसी बेटा कितनी है, 80 है शायद, हाँ जी 80, 80% की ऑक्यूपेंसी है।
चलो जी, फिर बाकी में दोबारा से 100 रूम, महीने में 30 दिन, 6 महीने के लिए। ऑक्यूपेंसी कितनी है? 40%। और Yes, सर sir. 50% का डिस्काउंट भी है, तो फिर ये 50% भी करना पड़ेगा। अब ये कितना आता है बताइए? 100 इंटू 30 इंटू 6 80% इंटू 100 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 40% इंटू 50%, तो ये आपका 14,400, 14,400 प्लस कितना आएगा वो? 3600। बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 18,000 रूम डेज। ठीक है सर, इफेक्टिव रूम डेज तो 18% ही आएंगे, क्योंकि डिस्काउंट भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन केवल 50% हिस्से का ही होगा, आधा ही मिलेगा हमें क्योंकि डिस्काउंट है। तो ये 18,000 रूम डे निकाल दिए मैंने। ओके सर, चलो तो ये इस तरीके से हमने कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हमारा आ गया है पहले 18,000 रूम डेज। अब हमें जो प्रॉफिट बोला हुआ था, हमें प्रॉफिट जो बोला हुआ था वो 20% ऑन रूम रेंट बोला हुआ था। रूम रेंट का मतलब सेल वैल्यू ना, जो किराया हमें आएगा, हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए 20%। इसका मतलब हो गया 1/5 ऑफ सेल वैल्यू। रूम रेंट का मतलब हो गया सेल वैल्यू सर। अगर सेल का बेटा 1/5 है तो बताओ कॉस्ट का क्या होगा? Sir, 1/4. 1/4, ये तो आप अकाउंटिंग में करते ही हो बिल्कुल, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो मेरी जो कॉस्ट आई थी बेटा, मेरी जो कॉस्ट आई थी वो 29,04,800 आई थी। ठीक है, ये कॉस्ट है, इसका क्या निकाल दोगे सर? इस 29,44,800 का 1/4 निकाल लो, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए सेल का 1/5, कॉस्ट का 1/4। तो ये 7,36,200 का प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा पूरा रूम रेंट आ गया पूरे साल का 36,31,000, 36,31,000, सॉरी 36,81,000, ये पूरे साल का आ गया। अब इसको मुझे पर रूम डे में कन्वर्ट करना है। पर रूम डे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इफेक्टिव रूम डे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 36,81,000 को मैंने डिवाइड किया 18,000 से, तो रूम रेंट आ गया एक दिन का 204.50। ठीक है सर, इसका मतलब हम 204.50 का रेंट लेंगे एक दिन का, ये हम लेंगे सीजन में। और आपसे पूछा है ऑफ सीजन में कितना लोगे, ऑफ सीजन में इसका आधा कर दो, तो 204.50 का आधा कर देंगे, 102.25। बताओ क्लियर है या नहीं बेटा? तो पूरी कॉस्टिंग कैलकुलेशन पे है बेटा, बहुत ध्यान से आप देखोगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी, और कैलकुलेशन समझ में आ रही है मतलब कॉस्टिंग समझ में आ रही है। ठीक है, नथिंग एल्स। बाकी सर हमने इलेक्ट्रिसिटी का वो निकाला था चार्जेस, हाँ, तो सर जैसे ऑफ सीजन तो विंटर टाइम में भी हो सकता है ना, रूम ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में गिवन हुआ है, जंक्शन लेके करना है। नहीं क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जो विंटर सीजन है उसमें शायद ऑफ है आपका, विंटर सीजन में ऑफ बोला हुआ है आपको। कहता है एक्सेप्ट 4 में अच्छा आप ये बोलो कि 4 महीने विंटर वाले हम सीजन वाले माने या फिर हम ऑफ का माने ना, ये आपका बोला। यस सर। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गर्मी में ज़्यादा आपकी कंज्यूम होती है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि आपका एसी वगैरह चलेगा, पंखा वगैरह चलेगा, है ना। तो और मैं आपने तो वही बोल रहा हूँ कि ऑफ सीजन हमें कैसे पता चलेगा, विंटर में ऑफ सीजन है, समर में ऑफ सीजन है, नहीं, वो वो गिवन जनरलाइज वो करना, क्वेश्चन वो है। आपको जनरलाइज करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा आपका कब कब होता है, समर में ज़्यादा होता है या फिर मान लीजिए कि मतलब विंटर में आपका ज़्यादा होता है। तो ये आपको जनरलाइज करना पड़ेगा कि समर में ज़्यादा पावर आपकी कंज्यूम होती है, इसलिए सीजन आपका जो मानना पड़ेगा वो समर का ही मानोगे, क्योंकि समर में ही खर्चे आपके बढ़ेंगे। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा, एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो यहाँ से, और क्वेश्चन तो आपकी बुक में होगा ही। कैलकुलेशन मैंने कैसे करवाई वो देख लेना, बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से की होती है तो समझने में दिक्कत आती है। ये तो डेप निकाला था मैंने, 200 लाख का 80% और 200 लाख का 20%। ठीक है, और फिर ये हमारे कुछ खर्चे, फिक्स खर्चे पहले से गिवन थे। उसके बाद हमने रूम चार्जेस निकाले हैं, जो रूम अटेंड करेगा उसका खर्चा 2,16,000 है। बिजली का बिल निकाला है 72,000 रुपये का। ये सारी कैलकुलेशन करिए हमने। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। $29,44,800 ये इस तरीके से हो गया।
ये आगे वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, चलो ये पूरा पोर्शन हो गया बेटा हमारा। ठीक है, अब इससे आगे हमें नेक्स्ट क्लास में कराने, जिसमें 1-2 क्वेश्चन और हम रूम रेंट के करेंगे और एक होटल वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। थैंक यू सर। ओके सर, गुड बाय, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू।